हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है और आज था हमारा DAVVCT का सेकंड राउंड। ठीक है, तो जैसा कि हम बच्चों से एनालाइज कर रहे हैं, उनके कमेंट सुन रहे हैं, उनके रिव्यूज़ ले रहे हैं, तो सबके अकॉर्डिंग जो आज का पेपर था वो ग्रुप 1 के पेपर से कंपैरेटिवली, ग्रुप 1 इन द सेंस जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सिंपल आया था। ठीक है, सिंपल तो नहीं कहेंगे बट जो पिछला पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड के बीच में आ रहा था और ये वाला पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में था। ठीक है, या इसको मॉडरेट ही कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही पेपर में जो कॉमन बात ये निकली है कि इस बार जो है एनटी ने मैथ्स जो है थोड़ा सा सिंपल दिया था। अक्सर क्या होता है कि मैथ्स वो टफ देती है, बट इस बार मैथ्स थोड़ा सा सिंपल दिया था। ठीक है, और अगर देखे जाए तो जो क्वेश्चन सिंपल थे वो बहुत ही सिंपल थे और जो क्वेश्चन टफ़ थे वो बहुत ही टफ़ थे। ये सब जो रिव्यूज़ है मैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ में ऐसा भी है कि बच्चे भी कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पे ज़ोर ना देकर इधर उधर के टॉपिक ज़्यादा पूछे गए थे, तो वो थोड़ा सा बच्चों को सही नहीं लगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेट ही माना जाएगा दोनों बार का। कट ऑफ डिसाइड होने की जो बातें कर रहे हैं आप लोग, सो मैं कट ऑफ की अगर बात कर दूँ तो जो कट ऑफ है वो अभी डिसाइड नहीं हो सकता। कट ऑफ डिसाइड होता है रिज़ल्ट आने के बाद, रिज़ल्ट बनने के बाद। वो इसीलिए क्योंकि वो डिपेंड करता है कि बच्चों का रिज़ल्ट क्या रहा है। ठीक है, और अगर हम अपने ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में क्या है, कंपटीशन बहुत है ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि जो सीट्स हैं वो बेस हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई ग्रुप ए या बी का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो कमेंट कर सकता है। अगर उन लोगों को भी ग्रुप ए या बी के लिए भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस पर भी हम ज़रूर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि क्या और कैसे सीट्स होने वाली है, क्या चांसेस हैं कि हमको सीट्स मिलेगी, कितने स्कोर पर मिल सकती हैं और किसका पेपर किस हिसाब से गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करें, ठीक है ना, तो हम बात करेंगे ब्रांच वाइज सीट्स की। ब्रांच वाइज सीट के बात करने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि कितने बच्चों ने ये ग्रुप सी की जो पेपर है वो दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको पता है जैसे कि जब हम पूरे DAVVCT की बात करें, सो 15,000 बच्चों ने लगभग ये जो फॉर्म है इसको भरा था। ठीक है, हम एक राउंड फिगर लेके चल रहे हैं हर जगह, तो 15,000 बच्चों ने, ठीक है, इस फॉर्म को भरा था और 2,800 सीट्स, अक्सर 2,300 सीट्स हुआ करती थी DAVV में, पर इस बार जो है 2,800 सीट्स, ठीक है, ओवरऑल जो है वो इंक्लूडेड है हमारे पूरे DAVVCT में सारे ग्रुप्स को मिलाकर। बट स्पेसिफिकली हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है ग्रुप सी की। तो अगर हम ग्रुप सी की बात करें, ठीक है, तो अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो बेसिकली जो है ग्रुप सी में हमारी आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ओवरऑल जो ग्रुप सी है ना उसमें आपको ऑलमोस्ट मिला के मुझे लगता है कि 500 अप्रॉक्सीमेटली आपको सीट्स मिलेगी और जो स्टूडेंट्स हैं आपको अगर ओवरऑल लेके चले तो 5,000 ऐसा रेशो मान के चलो। मैं आपको ये बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर आपको एकदम से पूरा डाटा नहीं मिल सकता, आप कुछ हद तक उसका डाटा मान सकते हैं। आप न्यूज़ आर्टिकल्स भी देखेंगे अगर इंदौर के उठाकर तो उसमें भी कुछ अप्रॉक्स डाटा दिया है, बट वो भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी DAVV ने खुद वो चीज़ अच्छे से डिस्क्लोज़ नहीं करी कितने स्टूडेंट्स थे और कितने किस ब्रांच में थे, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर वाइज निकाला नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा मान के चलिए। ठीक है, अगर हम इसका रेशियो ले लें, ठीक है, अगर हम इसका रेशियो ले लें तो आप क्या समझेंगे इससे कि ना आप 10 बच्चे पर एक बच्चे का चांस है, मतलब 10 बच्चे में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो कंपटीशन आप देख सकते हैं कि क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन बहुत हाई है, उसमें भी जो हर बच्चे को अपना अपना अलग अलग ब्रांच चाहिए, सबके अपनी अपनी नीड है, सबको अपना अपना ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि 10/1 का है जो है हमारा क्या है रेशो, 1/10 का, मतलब 10 बच्चे में से एक बच्चे के जो है वो चांस बनेंगे उसके डिज़ायर्ड ग्रुप में जाने के। ठीक है, और अगर हाँ मैं सही हूँ अगर, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं एमटेक करना विथ CS ब्रांच और IT ब्रांच और AI और डाटा साइंस। ठीक है, क्योंकि इसकी डिमांड ही अभी ज़्यादा है, तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो इसी में, तो इसमें जो ये जो ब्रांचेज़ हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो अगर हम फर्दर देखें तो जो कट ऑफ निकलने वाला है वो इन ब्रांचेस का ज़्यादा निकलने वाला इसीलिए है क्योंकि हमको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में ST SC और OBC वालों को अच्छी छूट दी जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से जो जनरल वालों का कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो ST SC की जो कट ऑफ गया था वो गया था 40 to 50 के बीच में गया था। ठीक है,
उस वक्त जो परसेंट होते थे, मार्क्स होते थे उस वक्त, तो 40 to 50 के बीच में गया था। अगर हम दूसरी तरफ बात करें ओबीसी की, तो वो गया था 70 to 75 या 80 के बीच में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जनरल की, तो वो 88 to 90 तक चले गया था, ठीक है। तो जनरल का कंपटीशन तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट है। कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी खटकती है बच्चों को, बट ये इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, इसके लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जिन बच्चों के पेपर ख़राब गए वो डिसअपॉइंट ना हो, हाँ, अपना हौसला बनाए रखें, और हो सकता है आपके लिए और भी आगे कुछ अच्छा हो। और अभी भी आप होप बना के रखिए कि रिज़ल्ट कैसा आने वाला है, कट ऑफ कैसा आने वाला है, थोड़ा सा भरोसा रखिए एनटीए पर। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ब्रांच वाइज सीट्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ग्रुप सी में ब्रांच क्या क्या ऑफर हो रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल ब्रांचेस। क्योंकि देखो, जिस बच्चों को उसका डिजायर्ड कोर्स नहीं मिला उसको सेकंड ऑप्शन तो मिलेगा, कोई और कॉलेज मिलेगा, उस हिसाब से हम सारे ब्रांचेस एक बार देख लेते हैं। तो ग्रुप सी की बात करें हम, तो सबसे पहले हमको दिख रहा है एमसीए, ठीक है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, जो कि 5 साल का होगा, जिसमें पहले बीसीए बैचलर्स डिग्री होगी, उसके साथ साथ मास्टर्स होगी। एमटेक है ना, जिसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, एमटेक बीटेक के साथ होगा इंटीग्रेटेड। इसमें एक नोट दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बीटेक करके आप छोड़ दें, आपको एमटेक की डिग्री नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बीटेक ही करना है, 4 साल का, 5 साल का नहीं करना है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो आपको पूरा एमटेक करना ही पड़ेगा, वरना आपको बीटेक की डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक है, एमटेक जो है वो हमारा आईटी में भी है, ठीक है, साथ साथ में अभी हम आगे देखेंगे और किस किस चीज़ में है, ठीक है। अब अगर साथ साथ में ड्यूअल डिग्री जो है वो बी फार्मा की भी मिल सकती है। बी फार्मा जो होगा वो 4 साल का, ठीक है। उसके बाद एमबीए में क्या होगा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो भी 5 साल का होने वाला है। एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो एमटेक है वो भी, ठीक है। साथ साथ में हम देखें कि एम्बेडेड सिस्टम, वो भी 5 साल का होगा, उसमें भी सेम साथ में वही होगा, एमटेक ही होगा। साथ साथ में एमटेक भी जो होगा वो आईओटी के साथ भी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ भी, वो भी 5 साल का डिग्री है, ठीक है। उसके साथ जहाँ जहाँ पे ड्यूअल डिग्री लिखी है, इसका मतलब ये कि आपको बीटेक प्लस एमटेक दोनों की डिग्री मिलेगी एक साथ में 5 साल के बाद। उसके बाद हम देखें तो एमटेक जो है वो एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है, एमटेक जो है वो एआई एंड डाटा साइंस, जिसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साथ साथ में फिर आ जाता है बीएससी फ्रॉम फिज़िक्स, बीएससी फ्रॉम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, ठीक है। साथ साथ में आ जाता है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस से भी कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा बीएससी, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमारी क्या हो गई, ब्रांचेज हो गई। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस ऑफ़र कर रहे हैं और कितनी कितनी सीट्स सब में मिल रही है और किस किस पे जाने के चांसेस हमारे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं इसकी तरफ। तो सबसे पहले ये देखो, मैंने एडमिशन ब्रोशर जो आया है 2021 का, उसमें से निकाला है ये। सो उसमें जो आप देख सकते हैं कि ग्रुप सी में कौन कौन से स्कूल ऑफ स्टडी के नीचे जितने भी कॉलेजेस हैं उनके नाम लिखे हैं, प्रोग्राम्स लिखे हैं, ड्यूरेशन लिखे हैं, और नंबर ऑफ़ सीट्स दिए। तो हम बात करें सबसे पहले किसकी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईएमएस की, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो है उसमें जो 5 साल का एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, उसमें क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी पर आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप एलिजिबल ऑफ कोर्स होंगे। तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स है आपको ध्यान देने की 60 सीट्स हैं, ठीक है, उसमें, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करें आईआईपीएस के लिए, जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, बच्चे चाहते हैं आईआईपीएस में उनको मिल जाए, वहाँ पे एमटेक और जो कोर्स हो रहा है वो आईटी के थ्रू हो रहा है, 5 ईयर्स की डिग्री है उधर भी। तो जो आईआईपीएस की जो सीट है वो है 60, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंपटीशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि 60 बच्चे आउट ऑफ इतने सारे, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप सोच सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है एमसीए भी एक अच्छी डिग्री है, ख़राब नहीं कह सकते आपसे, वो भी आईआईपीएस से हो गया। अगर आपको नहीं मिल रहा है एमटेक तो आप एमसीए भी देख सकते हैं। एमसीए और एमटेक में फ़र्क इतना है कि एमटेक आपको है प्रोग्रामिंग बेस्ड चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है, और एमसीए में जो है आपको कंप्यूटर का मास्टर बनाया जाता है, ठीक है। अदर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड दिस ऑल, आपको पूरा कंप्यूटर का मास्टर बनाया जाता है, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा कोर्स है अगर आप उसको करना चाहें तो। बात करें बी फार्मा की, तो वहाँ पे भी होगी 60 सीट्स, ठीक है। इसकी स्कूल ऑफ फार्मेसी होगा। ये सब डीएवी के कैंपस के ही कॉलेजेस है, अंदर उनका बहुत बड़ा जो ब्रांच है उसके उनका कैंपस है, उसके अंदर ही ये सब स्कूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मिलेगी आपको 60 सीट्स। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वो 30 सीट्स। ये एक अच्छा है, ये एक अंडररेटेड कोर्स है, बट इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो जिसको नहीं मिल रहा है वो उसके थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वापस से आप बीएससी में मिल रहा है आपको वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बीएससी इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ साथ कंप्यूटर साइंस दोनों की 30 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। स्कूल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एक और फिर कंपटीशन वाला मिलेगा, जहाँ पर आपको एमटेक जो आईओटी से करने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 30 सीट्स हैं, तो इसमें भी कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करें तो स्कूल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो एमटेक और बीटेक एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या है,
कि आपको एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, इसमें भी कंपटीशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये बहुत डिमांडेड है आने वाले टाइम के लिए, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, तो इसमें भी 30 सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड फोरकास्टिंग में एमटेक डाटा साइंस से मिलेगा, इसमें भी ऑफ कोर्स ज़्यादा कंपटीशन है और इसमें सिर्फ है 40 सीट्स। ठीक है, और उसका स्कूल ऑफ फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी है 40 सीट्स, जिसमें बीएससी ऑनर्स के साथ फिजिक्स के साथ होगा, और स्कूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बीएससी ऑनर्स है ना एंड अप्लाइड एनालिटिक्स के साथ होगा। ठीक है, इसके अंदर जो आपको बात जो मेन जाननी चाहिए वो ये जाननी चाहिए कि इसमें जो थोड़ा सा लॉस वहाँ पे है कि जैसे कि देखो 60 सीट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन 60 सीट्स में भी कंपटीशन ऑलरेडी है, उसके साथ साथ यहाँ पे वो कंपटीशन भी आ जाता है कि इनमें कुछ सीट्स ओबीसी की रिजर्व हैं और कुछ सीट एसटी एससी की रिजर्व हैं, और जो बची कुछ सीट्स हैं उसमें ही जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव सा लगता है गवर्नमेंट कॉलेज होने के कारण, हालांकि क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम भी सबके लिए कॉमन हुई है, नाम भी उसका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके बाद जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे निकल रहा है, ओबीसी और एसटी एससी वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल रही है, तो उससे दूसरे बच्चे थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं, थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बट अभी हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमको इसको एग्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही जो सीट्स हैं आपको इस हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो आप समझ सकते हैं कि आपको मिलने के चांस है क्या, कि आपको लगता है कि हाँ मैं हर 10 बच्चे के ऊपर उठ सकता हूँ कंपटीशन में आकर, तो आपके बहुत अच्छे चांस हैं। ठीक है, और अगर नहीं तो आपको जो सेकंड ब्रांच मिल रहा है आप उसके लिए देख सकते हैं, वरना फिर अगर आपको ब्रांच नहीं मिलता है तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप अपना बैकअप पहले से लेके रखें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपको इसमें नहीं मिलता है सो उसके बाद आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपका साल बिगड़े। ठीक है, तो अगर आपको करना है तो आप ज़रूर करिए, मतलब अपना एक बैकअप ऑप्शन रख के रखिए। ठीक है, अगर आपको लग भी रहा है कि आपका एवरेज गया है तो पेपर। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग जो है वो किस टाइप से होने वाली है, क्या क्या प्रोसीजर होगी, आपका रिजल्ट आने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसा क्या करना है, कब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, कब वो एक्सपायर हो जाएगा रिजल्ट, आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ मैं। क्या प्रोसीजर रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और मेरिट लिस्ट जो है उसके आने की जो क्राइटेरिया होगी वो क्या होगी। ठीक है, उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज़ बनाई हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में जो अच्छे नंबर लाएगा उसको ऊपर रखा जाएगा, इस टाइप से कुछ क्राइटेरियाज़ भी बने, उसके बारे में भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ जल्दी। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन पहले मिलते रहे। सपोर्ट करते रहिए मुझको जैसे कि मैं आपको करता आ रहा हूँ। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।